गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जफ़र अहमद पीजीटी फिजिक्स नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 और उसमें फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं फिजिक्स के पोर्शन में। और ये एक्चुअली आपका एक पेपर होगा साइंस के नाम से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिक्स होगा। तो आपके तीनों टीचर्स आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। मेरे पोर्शन जो फिजिक्स में है वो 5 चैप्टर्स हैं। नेम ऑफ चैप्टर्स इस तरीके से: मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, और लास्ट चैप्टर है साउंड। तो ये आपका सिलेबस है। और बच्चों, एक चीज़ हम लोग को समझना है कि अप टू क्लास 8 साइंस थोड़ा सा एक अलग पैटर्न है समझने का, समझाने का, है ना, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन क्लास 9 से हम लोग थोड़ा सा साइंस को एक अलग पैरामीटर रख के पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। उसके अकॉर्डिंग सिलेबस भी उसका डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें जो पहला चैप्टर्स आपका है उसमें है मोशन। फर्स्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज वो है मोशन। मोशन को समझने से पहले मोशन क्या होता है ये डिफिनीशन देखी जाए तो बेसिकली इसकी डिफिनीशन हम ऐसे बनाते हैं कि इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ लगातार चेंज हो, बदलती रहे, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट उस ड्यूरेशन में क्या है, मोशन में है। अब ये थोड़ा सा समझना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हम कैसे पता कर पाएंगे, ये समझना हमारे ज़रूरी है। इसके लिए डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये पोजीशन को हम कैसे जज करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं। अब मोशन हमारा अगर किसी एक डायरेक्शन में हो तो वन डायमेंशनल मोशन होता है, टू डायमेंशनल मोशन होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। तो इस तरीके से डायमेंशन के चेंजेस करने से मोशन को गवर्न करना कैसे टफ होता है और उसकी पोजीशन को हम कैसे चेक कर पाएंगे कि इसकी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं। इन सारी चीज़ों को डिटेल समझने के लिए और मोशन की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ बातें बेसिकली समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल ले लेके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि पोजीशन को कैसे हम जज करेंगे। तो पहली चीज, मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया, सपोज दिस इज अ सिंगल लाइन, ओके। और मैं आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, लेकिन एक कंडीशन आपके साथ है कि ना आपके पास स्केल है ना ही मीटर है। इट मीन्स कि कोई भी आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए ये कितनी बड़ी, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। फिर आप इस तरीके से इशारा करेंगे या कुछ एक आइडिया, कुछ एक अपने आप को जो भी आपको समझ आएगा अपने लेवल से आप उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ओके। अगर इसके बगल में मैं एक लाइन और ड्रॉ करूँ ऐसे, ठीक, दो लाइन होगी, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। अब आपसे मैं पूछूं कि लाइन नंबर 1 है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए होगा। ये इस लाइन नंबर 2 को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा समझने के लिए, ऐसा रखा जाए। अब मैं आपसे पूछूं कि लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 कितना बड़ी, लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 1 से कितना छोटी, दोनों बात एक ही है। अब इसका कंपैरिजन आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। अगर स्केल होता तो मैं इसको मेजर कर लेता इतना सेंटीमीटर और इसको मैं लेता इतना सेंटीमीटर और उसके अकॉर्डिंग बदलता कि ये इतना इससे बड़ी है, इतना इससे छोटी है। बट अब आपके पास स्केल नहीं है, कोई मीटर वाला स्केल नहीं है, ठीक है, कुछ आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो आप इस कंडीशन में कैसे इस चीज़ को मेजर करेंगे और कैसे जज करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा और कितना बड़ा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम दोनों को पहले एक लेवल पे खड़ी करते हैं, एक लेवल पे।
अभी देखो दोनों का लेवल एक जैसा नहीं, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अगर दोनों को लेवल कर दें, ये हमारे पास एक टेबल है, ये जो भी हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कोई सरफेस है, इसके ऊपर लाइन नंबर 1 को ड्रॉ किया ऐसे, और उसके बाद लाइन नंबर 2 कैसे ड्रॉ कर चुके ऐसे। अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से इस लेवल से इस हाइट तक ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब बचा क्या ये। अब हम बोल सकते हैं हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 2 कंपैरिजन कब कर पाए, किस बेस पे कर पाए, जब तक दोनों का रेफरेंस सॉरी जब तक दोनों का लेवल एक जैसा नहीं था, हम कंपेयर नहीं कर पाए, तभी हमारे पास ये आइडिया थी। और बाद में भी करेंगे है ना, और फिर यहाँ से करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आसान काम टास्क एग्जाम्पल दिया। लेवलिंग करने से हमारे पास क्या हो गई कि यहाँ पर हमको समझ आ गया पर आगे दोनों इस यहाँ तक है और ये यहाँ तक इतना हमने पकड़ लिया कि ये इतना पोर्शन क्या है। तो इससे क्या हमको हिंट मिला, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इससे हिंट क्या मिला, हिंट ये मिला कि मोशन को समझने के लिए जो आपको डेफिनेशन बताएगी कि इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes continuously with respect to time, then object is in motion। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ लगातार अगर चेंज होता रहे, कंटीन्यूअस बदलता रहे, तो हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। ये पोजीशन हम समझ कैसे पाएंगे। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास ये सपोज रेलवे ट्रैक नंबर 1, रेलवे ट्रैक नंबर 2, ट्रेन 1 2 है, दोनों पे ट्रेन सेम ट्रेन और सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाती है। अब यहां पर बैठा हुआ पैसेंजर पैसेंजर ए पैसेंजर बी से बात कर रहा है और मान लो उसकी सराउंडिंग आमने सामने से, तो बताइए ए और बी दोनों, ए से पूछा जाए कि आप रेस्ट में हैं, सॉरी आप मोशन में हैं, तो बोलेगा नहीं हम तो आराम से बैठे हुए, कहाँ रेस्ट में हैं, तुम भी मेरे साथ तो बैठे हो, आराम से हैंड शेक। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक की या दोनों की किसी तीसरे आदमी से पूछा जाए जो यहाँ पे ग्राउंड में है, ऑब्जेक्ट सी जो ग्राउंड, उससे पूछा जाए कि ए क्या है, बी की पोजीशन यस, बी की भी पोजीशन चेंज हो रही है, तो दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, रिपोर्टिंग क्यों हो रही है, सी रिपोर्ट कर रहा है कि बी और ए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों मोशन में, ए बी को और बी ए को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोलेगा कि दोनों बात सही कैसे हो, एक ही समय में एक ही टाइम में एक ही वक्त पर दो चीजें दो रिपोर्टिंग आ रही है, गलत आ रही है, एक कह रहा है मोशन में, सी कह रहा है मोशन में, ए बी को कह रहा है, मान लो सी से पूछा जाए कि बी रेस्ट में या मोशन में, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सी बोलेगा कि बी मोशन में, ए से पूछा जाए कि बी मोशन में या रेस्ट में है, सॉरी रेस्ट में बात करेंगे, बार बार वर्ड आया था रेस्ट, बी से ए से पूछा जाए कि बी आपका मोशन में है, तो आप डेफिनेशन दे रहे हैं उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी कैसा है, रुका मोशन में नहीं, ये दो बात एक साथ सही कैसे होगी, इस बात को समझने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर समझना पड़ता है मोशन के चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ, ठीक, या इसका एक नाम और होता है पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट आपको समझ आ गया तो आप मोशन के बारे में एकदम अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाएंगे। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसको समझेंगे कैसे, इस वाले एग्जांपल को समझें। आप देखिए यहाँ पे कंपैरिजन टफ था, लेकिन जब हम इक्वल कर दिया तो यहाँ पे कंपैरिजन आसान हो गया, बताना आसान हो गया कैसे हुआ है। अब हमने एक ग्राउंड जो है
लाइन नंबर 1 इतनी बड़ी, यहीं से लाइन नंबर 2 इतनी बड़ी, तो दोनों का रेफरेंस एक पॉइंट बना गया। अब इसी तरीके से रेलवे ट्रैक पर क्या हो रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में सेम के लिए ये दोनों क्या है, सेम रेफरेंस बना रहे हैं, सेम फ्रेम बना रहे हैं, सेम जो है एक साथ। लेकिन जो तीसरा सी है वो ग्राउंड में है और ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा है, वहां के फ्रेम से वहां के समतल पे बैठा हुआ है और वो समतल रुका हुआ है, और ये ट्रेन का जो समतल है, ट्रेन का जो फ्रेम है, ट्रेन का जो ग्राउंड है, उस वो ग्राउंड तो चल रहा है, जो भी स्पीड ट्रेन की होगी वो ग्राउंड उसी स्पीड से चल रहा है और उसी पर ए और बी दोनों बैठे हुए हैं, तो ग्राउंड की स्पीड से ए और बी दोनों चल रहे हैं, तो ये ग्राउंड पूरा चल रहा है, यानी ये पूरा फ्रेम क्या हो रहा है, स्पीड पे चल रहा है, इसकी पोजीशन कंटीन्यूअस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रही है। इसकी पोजीशन को कौन सी रिपोर्ट कर रहा है, सी रिपोर्ट कर रहा है, कहां से, तो सी रुका हुआ है और सी कहां पर है, ग्राउंड पे, जमीन में, मतलब रुकी हुई उसके लिए, ठीक है। और जिस जमीन पर ट्रेन चल रही है, ट्रेन भी उसी जमीन पर है जिस जमीन पर सी बैठा हुआ है, तो ट्रेन के लिए जमीन और सी के लिए, पर्सन सी के लिए जमीन, दोनों के लिए जमीन जो है, ग्राउंड जो है वो रुका हुआ है, यानी ये रेफरेंस बन गया, एक लेवल बन गया। अब इस लेवल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन चल रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन सी बैठा हुआ है, तो पर्सन सी को क्या समझ आएगा कि ए और बी की पोजीशन कंटीन्यूअस चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ओके। लेकिन ए और बी की बात अगर करें तो जिस स्पीड से उसका फ्रेम चल रहा है उसी स्पीड से, तो रिपोर्टिंग ए और बी ट्रेन के फ्रेम से कर रहे हैं, ट्रेन की ग्राउंड से कर रहे हैं, इसलिए ए और बी का दोनों की स्पीड सेम है, दोनों सेम चल रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, दोनों का फ्रेम इक्वल हो गया, इसलिए दोनों ए जो रिपोर्ट बी को करेगा सेम चीज वही उसको रिप्लाई करेगा, दोनों एक दूसरे को कैसा रुके हुए दिखाई देंगे, यानी कोई मोशन की बात नहीं करेगा, क्योंकि मोशन की डिफिनेशन क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कंटीन्यूअस चेंज हो तो हम क्या बोलेंगे, मोशन। तो अब मोशन हमको समझ आ गया कि मोशन कैसे, मोशन क्या होता है, और मोशन को जज करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, रेस्ट में सॉरी मोशन में है कि नहीं है, इस बात को समझने के लिए हम समझ गए कि हमारे पास जब भी मोशन की बात की जाए तो हमको सबसे पहली चीज ये नोट करना है कि फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच पॉइंट, फ्रॉम विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमको समझना जरूरी है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बता पाएंगे, तो नहीं समझ पाएंगे, तो मोशन की कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, ओके। ये तो आपका समझ में आ गया। फ्रेम जो जहां से रिपोर्टिंग हम करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस ही होती है। अभी हम लोग क्लास में हम सारे बच्चे, आप सभी लोग बैठे हुए, अगर हम लोग ढीले ढूले ना ऐसे रुके रहे तो अगर एक दूसरे से पूछा जाए कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में, तो आप सभी डिफिनेशन का यूज करेंगे और डिफिनेशन के यूज के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि सर आप रुके हुए, अपनी पोजीशन आप चेंज नहीं कर रहे टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए आप रेस्ट में, ठीक है, मोशन में नहीं। आप सबको मैं देखूंगा तो आपकी भी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, इसलिए आप कैसे हैं, हम सभी कैसे रेस्ट में, मोशन में नहीं। लेकिन अगर ये सिस्टम हो कि मान लो ये हमारा अर्थ है, अर्थ में हम लोग ऐसे बैठे हुए, किसी एक पर्सन को अर्थ से बाहर कर दिया, तो ये होगा अर्थ, अर्थ सब घूम रहे हैं, तो अब ये बताओ इसकी पोजीशन उसी क्लास के बच्चों की, उसी क्लास के टीचर्स की अब पोजीशन क्या होगी, ये कह रहे कि आप सभी लोग घूम रहे हैं, आप सभी लोग, आप पहले यहाँ थे, 10 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंचे, 10 सेकंड के बाद यहाँ पे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है सबकी, इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन। तो जब तक हम सभी अर्थ की ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्या था, तब तक क्या था, हम सभी क्या थे, मोशन में नहीं थे। लेकिन जब हम ही में से कोई एक अर्थ की ग्राउंड को छोड़कर स्पेस में चला गया, अर्थ से बाहर चला गया, तो अब उसको रिपोर्टिंग कहां से कर रहा है, स्पेस से कर रहा है, अर्थ के रेफरेंस फ्रेम से नहीं कर रहा है, अर्थ ग्राउंड से नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, अब हमको मोशन समझ में आ रहा है कि वो
एक ही चीज पहले क्या थी, पहले क्या था, सब रेस्ट में बोल रहे थे, सब सेटिस्फाइड थे। अब क्या हो रहा है, नहीं सर ये तो बात सही है, मोशन हो जाएगा। एक एग्जांपल और क्रिटिकल एग्जांपल बताता हूँ, देखिए आपने लिफ्ट देखा होगा, यूज भी किए होंगे। मान लो कि ये लिफ्ट जो होती है इसका एलिवेटर है, और आपको सबको पता है कि इसमें केबल लगी होती है ऊपर, और मोटर से और सारी स्विचेस लगी होती है केबल के अंदर। यहाँ पे केबल में स्विचेस होती हैं, इस स्विच को हम ट्यून करते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, उसके अकॉर्डिंग मशीन काम करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। अब जमीन ग्राउंडिंग, ग्राउंड, ये ग्राउंड आपका, यहाँ पर एक आदमी और इस लिफ्ट में एक चेयर लगी हुई है, उस चेयर पर एक पर्सन बैठा हुआ बी, और इस लिफ्ट के अंदर एक मान लो एक मोबाइल हैंग किया हुआ है, मोबाइल, ये मोबाइल क्लियर। अब समझो, सीन को समझो, क्योंकि आपको मोशन की बता चुका हूं, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटीन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अदरवाइज इट इज इन रेस्ट। क्लियर है। अब आपको समझाता हूं, ये लिफ्ट मान लो कि 10th फ्लोर पर है, 10वें फ्लोर पर है, ठीक है, किसी भी फ्लोर पर हो सकती है, 10वें इसलिए का आसानी से समझ आएगा, टाइम ज्यादा मुश्किल जाएगा, ठीक है। ये 10वें फ्लोर पर जैसे पहुंची, वहां पर अचानक क्या हो गया, इसका केबल जैसे 10वें फ्लोर पर पहुंची, लिफ्ट आपकी, आप आराम से बैठ के जा रहे हैं, 10वें फ्लोर पर जैसे ही पहुंची, लिफ्ट की केबल टूट गई। तो टूटेगी तो क्या होगा, दादाजी गिरेगा, नीचे गिर जाएगा, सारी लिफ्ट आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ये जब लिफ्ट नीचे गिरेगी, उस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, जब लिफ्ट नीचे आ रही है, फ्रीली नीचे आ रही है, उसी स्टैंड पर मान लो ये 10 मान लो कि सपोज 2 मिनट 120 120 सेकंड के अंदर 10वें फ्लोर से कहां पे जाएगी, ग्राउंड पे जाएगी, आपका ग्राउंड। लोकेशन समझना, ए कहां पर है, ग्राउंड पे, बी कहां है, लिफ्ट के अंदर चेयर पे बैठा हुआ है, मोबाइल कहां है, इसके अंदर, क्लियर है। अब मैं पूछा ए वाले से जाके कानून के पूछा कि भाई ए तुम बताओ लिफ्ट मोशन में है या रेस्ट में है, तो बोलेगा कि अच्छा ठीक है मैं बताता हूं, डिफिनेशन में तो अपना इशारा पहुंचाऊं किया और देखा कि 115 सेकंड पर लिफ्ट की लोकेशन आ, 114 सेकंड पर काउंट करेगा, 30 पे ऐसे काउंट करेगा, तो देख रहा है कि लिफ्ट की पोजीशन कंटीन्यूअसली नीचे आ रही है, ऐसे नीचे आ रही है, और देखा कि जैसे 0 सेकंड हुआ नीचे आ गई, ये देखा। तो क्या देखा कि टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम के साथ लिफ्ट क्या हो रही है, कंटीन्यूअस अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, कैसे, नीचे आ रही है। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोलेगा कि लिफ्ट क्या है, मोशन, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। फिर से समझो कि अगर लिफ्ट नीचे गिर रही है, मैंने ए से पूछा कि लिफ्ट मोशन में है कि रेस्ट में, लिफ्ट चल रही है, मोशन में है कि रुकी हुई है, रेस्ट में है, ठीक है। तो आपको ये क्या करेगा, डिफिनेशन यूज करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो देखना स्टार्ट करेगा, टाइम देखेगा, अपना स्टॉपवॉच देख लेगा और उसकी पोजीशन देखेगा। अगर 115 114 130 हर सेकंड पर काउंट किया, 0 सेकंड आ गया उसका, 120 सेकंड पूरा हो गया और देखा कि लिफ्ट की पोजीशन वहीं पर है, तब तो बोलेगा रेस्ट में, उसकी पोजीशन चेंज नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे टाइम रुकेगा नहीं, टाइम कंटीन्यूअस चल रहा है, टाइम चल रहा है, टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ टाइम को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। 115 सेकंड पर यहाँ थी, अब उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, लिफ्ट की पोजीशन कहाँ थी, तो देखा लिफ्ट की पोजीशन ग्राउंड पर आ गई, 0 सेकंड जैसे हुआ लिफ्ट कहाँ पे आ गई, ग्राउंड पे आ गई। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोलेगा कि लिफ्ट किसमें है, मोशन। सेम क्वेश्चन सेम टाइम पर मैंने बी से पूछा, सेम क्वेश्चन सेम टाइम पर मैंने बी से पूछा, ठीक है। मैंने कहा कि आप बताओ बी, तो बी आपको जैसा 10th फ्लोर पर दिख रहा था, जैसा उसको समझ आ रहा था वैसा उसके
ठीक है, तब उसको समझ आएगा कि नहीं कुछ हुआ, फिर बाहर निकलेगा होगा इंजर्ड होगा तो समझ में आएगा। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से और क्रॉस करके कंसेप्चुअल बनाते हैं। देखो ए से मैंने पूछा कि जब ये तो मोबाइल रेस्ट में के साथ मोबाइल भी आ रहा है, तो मोबाइल भी क्या हो जाएगा, मोबाइल भी 150 सेकंड में आओगे ना, क्योंकि लिफ्ट के साथ जहां भी तो मोबाइल, ठीक है, लिफ्ट नीचे आ रही है, इसका मतलब मोबाइल भी नीचे आएगा, मोबाइल नीचे आएगा तो ये क्या बोलेगा कि मोबाइल किसमें, मोबाइल क्वेश्चन क्लियर। अब मैंने सेम क्वेश्चन बी से पूछ दिया कि भाई बता मोबाइल रेस्ट में है या मोशन में, किससे पूछा, बी से पूछा, तो बी बोलेगा कि भाई 115 सेकंड में मेरे सामने आता था, ये डिस्टेंस थी, ये पोजीशन थी, 140 114 13, जितना मोबाइल नीचे जा रहा है उतना पर्सन बी भी नीचे जा रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। तो बी को मोबाइल अपनी लोकेशन पे दिखेगी, बात समझ आ रही है, मोबाइल को सॉरी बी को मोबाइल अपनी लोकेशन पे दिखेगी, ना तो सॉरी बी को मोबाइल मूव करते हुए नहीं दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि बी कहां पे बैठा हुआ है, उस केबिन के अंदर बैठा हुआ है, लिफ्ट की केबिन के अंदर बैठा हुआ है, और जब लिफ्ट की केबिन के अंदर बैठा है तो बी रिपोर्टिंग कहां से कर रहा है, लिफ्ट के केबिन के अंदर से कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है, और वो कंटीन्यूअस उसको रेस्ट में देखेगा, कंटीन्यूअस रेस्ट में देखेगा, वो नीचे गिर रहा है क्योंकि वो बाहर तो देख नहीं पा रहा है, बाहर नहीं देख पा रहा है ना, पूरा पैक होता है, तो बी क्या कर रहा है, मोबाइल को देख रहा है, और मोबाइल जैसे उसको 10th फ्लोर पर दिख रही है वैसे 8th फ्लोर पर 9th फ्लोर पर ग्राउंड फ्लोर से दिख रही है, तो बी के लिए क्या है मोबाइल, बी क्या बोलेगा, डिफिनेशन में यूज करेगा कि इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटीन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो ऑब्जेक्ट में कौन है, ऑब्जेक्ट मोबाइल है, मोबाइल पर काम किया जा रहा है, मोबाइल के बारे में पूछा जा रहा है कि रेस्ट में है कि मोशन में, तो बी क्या रिपोर्ट कर रहा है, बी से मोबाइल का रिपोर्ट कर रहा है कि मोबाइल रेस्ट में है, ए क्या कह रहा है कि मोबाइल मोशन में है, बी क्या कह रहा है कि मोबाइल रेस्ट में है। अच्छा, दोनों की रिपोर्टिंग टाइम क्या है, एक है, दोनों की रिपोर्टिंग टाइम एक है, दोनों ए और बी की रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी एक है यानी मोबाइल है, तो दोनों के एक साथ एक ही टाइम पर दो बातें कैसे आ रही है, इस बात को आपको समझना है। एक ही चीज को ए क्या कह रहा है मोशन में, उसी चीज को बी क्या कह रहा है रेस्ट में, और कमाल की बात ये है कि दोनों क्या कर रहे हैं, सेम टाइम में रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए डाउट हुआ है ना, ये डाउट हो गया कि भाई किसी ए बोल रहा है कि रेस्ट मोशन में और बी बोल रहा है कि रेस्ट, ये कैसे पॉसिबल है, इसीलिए आपको समझाया ये जो मैंने वर्ड लिखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट, ये आपके लिए बहुत जरूरी है मोशन को समझने के लिए। अब आपको अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आ गया होगा तो आप बोल सकते हैं कि दोनों अपनी जगह पे सही है, दोनों अपनी जगह पे क्या है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, दोनों अपनी जगह पे, आप किसी को आप ना कह सकते कि आप गलत हैं आप सही, उसकी वजह क्या कि ये बी कहां से रिपोर्ट कर रहा है, केबिन की फ्रेम से रिपोर्ट कर रहा है, ए कहां से कर रहा है, ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा है, तो ग्राउंड के लिए ये कितना दिखाई दे रहा है, चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बी कहां से रिपोर्ट कर रहा है, इससे रिपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब रेस्ट और मोशन ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट पूर्ण रूप से, ठीक है, जो है रेस्ट और मोशन ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्या है रिलेटिव, क्या है रिलेटिव है, कंप्लीट नहीं, सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, ठीक है, तो रेस्ट और मोशन क्या है एक दूसरे के रिलेटिव, ओके, और रेस्ट और मोशन को समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि ये बोर्ड सॉरी बोर्ड नहीं, मेरे चारों तरफ एक वॉल इधर है, रूम में कितनी वॉल होती है 1 2 3 4 रूम 5 बेस 6, एक बेस को और टॉप को छोड़ दिया जाए, रूम को और इस बेस को छोड़ दिया जाए तो हम इस रूम में चार बाउंड्री 4 वॉल से हम क्या वो गिरे दिए 1 2 3 4। अब मैं आपसे पूछूं कि वॉल कितना दूर है, ये वॉल कितना दूर है, मैंने कहा ये मैंने ये बोर्ड क्यों लगा हुआ है, मैंने कहा ये बोर्ड कितना दूर है, क्वेश्चन है मेरा बोर्ड कितना दूर है, आपने कहा 1 मीटर, मैंने कहा नहीं, तो आपने कहा कैसे, तो मैंने कहा मैं तो यहां से पूछ रहा हूं, यहां से 2 मीटर है, अब आप कहां से बता रहे थे, ठीक है, तो जब जैसे मैंने कहा कि बोर्ड कितना दूर से, तो आप बोलेंगे फ्रॉम विच पॉइंट, किस पॉइंट से, किस जगह से,
जब हमने कहते हैं किस जगह से क्वेश्चन, अब आपको इसका मतलब ये है कि आप समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट, बात समझ आ रही है। इसी तरीके से जब भी मोशन पूछा जाए, जैसे कहा गया कि एक ट्रेन है वो 45 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ठीक है, या एक जो है बाइक है 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में चल रही है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड रुका हुआ है, उसके ऊपर ये 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब हर एक सेकंड में ये कितना दूर चली जाएगी? 0.3 मीटर पर दूर चली जाएगी, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर उसी बाइक पर कोई बैठा हो, एक ड्राइवर हो, ड्राइव कर रहा हो, पीछे कोई बैठा हो, तो वो दोनों एक दूसरे से अगर बात करें तो दोनों की पोजीशन सेम सेम चल रही है, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आपको जब भी मोशन की बात करना है, उसमें आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना पड़ेगा। जब भी आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि ये चीज इतनी स्पीड से चली है, इतने मोशन में, किसके रिस्पेक्ट में? अमूमन क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, ठीक है। फ्लाइट ऊपर चल रही, कोई जर्क नहीं लग रहा, हचका उचकी कुछ नहीं लग रहा है, फ्लाइट ऊपर चल रही है, ऊपर स्ट्रेट होगी, सीधे चल रही है, तो उस वक्त क्या हो रहा है, कोई मतलब आपको जर्क नहीं समझ में आएगा। रोड पे चलते हैं, हिलती जुलती है तो समझ में आता है कि हाँ गाड़ी चल रही है, ये हमको एक्सपीरियंस करने के लिए होता है। लेकिन अगर रोड बहुत अच्छा बना हो, जरा सा भी जर्क ना लगे और पूरी तरीके से गाड़ी आपकी पैक हो, मतलब इंजन का जो साउंड है वो आपको सुनाई ना दे, उसके बॉडी के साउंड सुनाई ना दे, इस तरीके से आप क्या समझेंगे? क्योंकि गाड़ी के अंदर कंप्लीटली पैक है, कंप्लीटली पैक है, उसमें जितने भी पर्सन एक दूसरे के साथ कैसे हैं? रेस्ट में। तो एक दूसरे को आप क्या बोलेंगे? तुम भी रेस्ट में हो, बोलेंगे तुम भी रेस्ट में हो, भी रेस्ट में, सब रेस्ट में, पूरी गाड़ी रेस्ट के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो सब कैसे हैं? रेस्ट में। इवन फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट के अंदर जितने पैसेंजर बैठे हुए हैं एक दूसरे के लिए क्या है? सब रेस्ट में, बात समझ आ रही है? लेकिन उसी फ्लाइट को जब हम ग्राउंड से देखते हैं जा रही यूं करके, तो क्या हो रहा है? हम ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये आपको समझ आया कि मोशन और रेस्ट ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्या है? ये क्या है? रिलेटिव, एक दूसरे से लगे हुए, बात समझ में आ रही है? कंप्लीट रेस्ट या कंप्लीट मोशन ये नहीं होता है, क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव वर्ड समझ में आ गया है ना? रिलेटिव और मोशन के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हो गया आपका मोशन, ठीक है। नोट कर लें आप लोग डिफिनीशन। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the position of the position of an object changes continuously with respect to time, continuously with respect to time, then object is in motion, otherwise object is in rest. तो ये हुआ रेस्ट और मोशन और इसकी ये डिस्क्रिप्शन, ये बात समझने के लिए कि कैसा है इसको समझना। अब आपको रेस्ट जब मोशन समझ आ गया तो इसके बारे में जो और डिटेल है ना, पैरामीटर्स ऑफ द मोशन, कैसे हम मोशन को गवर्न करेंगे, स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, क्या है, इन सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज आपको क्या समझना था? सिर्फ मोशन समझना था, मोशन और रेस्ट, और इस मोशन, रेस्ट और मोशन के बारे में आपको कंसेप्चुअल समझना था कि कैसे हम जज करेंगे, किस बेस पर हम समझ पाएंगे कि रेस्ट में है कि मोशन में है, उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट का क्या होता है, इन दोनों का रोल क्या है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट अगर हम चेंज करें तो रेस्ट वाली चीज मोशन में कैसे नजर आएगी और मोशन वाली चीज रेस्ट में कैसे नजर आएगी, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। यहां पर ग्राउंड से देख रहे हैं मोशन, लिफ्ट की एलिवेटर के अंदर बैठ के देख रहे हैं तो मोबाइल कैसा है? रेस्ट में। और लिफ्ट से बाहर ग्राउंड से देख रहे हैं तो मोबाइल कैसा है? मोशन। ये दोनों सेम चीजें आ रही, तो डिफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस।